सकीब भाई, ये क्या चल रहा है बिहार के अंदर? आखिर एक चीज और जो कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा फाइनल होगा, घोषित होगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से सीटों के बंटवारे का क्या लेना देना? क्यों इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नीतीश कुमार साहब तो अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिए। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। आवाज आ रही है राम प्रकाश भाई? जी जी, फर्स्ट क्लास। जी, देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी आपको ये देखना होगा कि अब ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी न 2014 वाले हैं, न नरेंद्र मोदी 2019 वाले हैं। जैसे धनखड़ को इन्होंने जिता लिया था, जैसे वेंकैया नायडू जीत गए थे। ये भाजपा को भी पता है कि इस बार सीपी राधाकृष्णन की राहें इतनी आसान नहीं है। असंतोष भाजपा के अंदर है। राजीव प्रताप रूडी का कल बयान देख लीजिए, निशिकांत दुबे को पटक के रगड़ दिया है शब्दों में, उसको मतलब शारीरिक नहीं, शाब्दिक रूप से। मैं तो उसको पटक के रगड़ना ही बोलता हूं कि यह अहंकारी है, संसद पे गुंडई करता है। तो राजीव प्रताप रूडी का ये बयान निशिकांत दुबे के लिए, ये आपको भाजपा के अंदर क्या चल रहा है और क्या लॉबिंग है भाजपा की, ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो भाजपा को यह लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के बाद उसकी खुद की क्या स्थिति रहती है, सरकार बचेगी कि सरकार चली जाएगी। क्रॉस वोटिंग हो गया, मान लीजिए अगर विपक्ष के जो वीपी के उम्मीदवार हैं वो जीत जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत के बराबर वोट नहीं है। तो ये तमाम चीजें। लेकिन नीतीश कुमार को अगर आप देखते हैं, देखिए नीतीश कुमार बहुत घाघ पॉलिटिशियन है। आप उनको जितना भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर लीजिए, हम लोग यहाँ बैठ करके, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप नीतीश कुमार जी को इस चुनाव में, अगर आप 2025 के चुनाव में आप नीतीश कुमार को अप्रासंगिक नहीं मान सकते हैं। 2030 में क्या परिस्थितियां होगी मैं नहीं जानता हूं। कन्हैया ने भी अभी कहा है कि 2025 में नीतीश जी पोस्टर पर दिख रहे हैं, 2030 के चुनाव में ये पोस्टर से भी गायब हो जाएंगे। संभव है 2000, लेकिन 2030 के चुनाव में अभी आप नीतीश कुमार को अप्रासंगिक नहीं मान सकते हैं। नीतीश कुमार कब क्या मूव ले लेंगे और कब आपको शॉट लगा देंगे। कल सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, जिस वक्त ये उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, मंच पर भाजपा के सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, जो स्वयं को मुख्यमंत्री जो है उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। उनके सामने नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी का ऐलान करके भाजपा को यह मैसेज दे दिया है कि हमसे गुंडई करने की कोशिश नहीं करना, ये हमारी सीट थी और हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, सीट बंटवारे में हम तुमसे ज्यादा रहेंगे, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और उसका एक ट्रेलर ये देख लो कि हम तुमसे पूछ करके अपने सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं करेंगे। हमको जहां समझ में आएगा, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड, जब सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ था, जनता दल यूनाइटेड ने सीतामढ़ी में अपने प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर का ऐलान कर दिया था। प्रफुल्ल सर आपको बताएंगे कि सीतामढ़ी में जब लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा 40 सीटों का नहीं तय हुआ था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तब भी 6 महीने पहले नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी में अपने प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर का ऐलान कर दिया था कि सीतामढ़ी में ये प्रत्याशी होने जा रहे हैं, आप इनको वोट दीजिएगा, जिताइएगा। इससे भाजपा को उन्होंने एक मैसेज दे दिया था साफ, यही उन्होंने कल किया है। उससे एक और काट आप समझ सकते हैं। देखिए, राजपुर सुरक्षित सीट है। ये जो संतोष कुमार निराला हैं, ये भी दलित समाज से आते हैं। मौजूदा जो विश्वनाथ राम कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी इससे आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो और वो जो इलाके हैं राम प्रकाश भाई, बक्सर का इलाका है, सासाराम का इलाका है, वो मगध शाहबाद के कुछ इलाकों पर बसपा का भी प्रभाव है, चूंकि उसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से सटी हुई। बिहार के मौजूदा जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है, वो भी बसपा के टिकट पे चुनाव जीत के आए हैं। बसपा के सीट पर चुनाव जीत के वो 94-95 हजार वोट ला करके सीट चुनाव जीते, और फिर उसके बाद वो जदयू में आ गए और उन्होंने भाजपा के बृजकिशोर बिंद को हराया वहां चैनपुर में। भाजपा की वहां उनके सामने भाजपा लड़ी थी। यहां बसपा के बारे में जो आप बता रहे हैं, बसपा ने बहुत क्लोज फाइट दिया है। जहानाबाद लोकसभा की सीट पर बसपा के अरुण कुमार, जिनकी अभी जदयू में आने की चर्चा है, उन्होंने अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो संभवतः सुशील सिंह जो इनके जो ये हैं क्या भाजपा के जो उम्मीदवार थे वहां से, वो जीत गए होते। लेकिन बसपा के 1 लाख वोट काट देने से आरजेडी के सुरेंद्र यादव वहां चुनाव जीत गए। तो बसपा का भी प्रभाव है।
इससे पहले अच्छा, ये जो संतोष निराला है ये बेसिकली बसपा के ही नेता रहे हैं। इनके चुनावी राजनीति की शुरुआत ही बसपा की राजनीति से हुई है और ये खुद भी 2 बार बसपा की सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं और जदयू के उम्मीदवार से हार चुके हैं। महिला एक उम्मीदवार थी, अब वो दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुकी हैं। बाद में ये जदयू में आए और ये जदयू से फिर जीते, फिर मंत्री बने, फिर उनको अति पिछड़ा महादलित आयोग का अध्यक्ष भी बनाया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के गुड बुक में माने जाते हैं दलित नेताओं में। संतोष निराला नीतीश कुमार के गुड बुक में माने जाते हैं। ऐलान करने का एक बड़ा मकसद यह है कि एक तो ये एनडीए के इंटरनल सर्वे में ये बातें बार बार सामने आ रही हैं कि राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से गैर पासवान जो महादलित जातियां हैं, क्योंकि दलित में अब सिर्फ बिहार में पासवान है 5-5.5%, बाकी जितने 15.5% की जो आबादी है वो सब को नीतीश कुमार ने महादलित की कैटेगरी में डाल दिया है। उस महादलित की कैटेगरी में सबसे बड़ा जो वर्ग समूह है वो रविदास समाज का है, जिससे राजेश राम आते हैं और जिससे संतोष निराला आते हैं। तो नीतीश कुमार को ये, और महादलित समाज नीतीश कुमार का वोटर रहा है, बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार को महादलित समाज के वोट मिलता रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार को भी पता है कि राजेश राम का एक इम्पैक्ट है। महादलित समाज का एक बड़ा वर्ग जो है कांग्रेस की तरफ जा चुका है। राजेश राम में उसको डिप्टी सीएम बिहार का दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि राजेश राम कभी अपने आप को डिप्टी सीएम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जैसे मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तमाम चीजें। लेकिन अंदर खाने की ये खबर है कि राजेश राम को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है महागठबंधन की सरकार आने पर। तो अगर महागठबंधन की सरकार आती है और राजेश राम डिप्टी सीएम भी बन जाते हैं तो जो कुछ भी बचा कुचा नीतीश कुमार के पास महादलित वोट है वो सब झाड़ पोछ करके कांग्रेस अपने पाले में कर लेगी, पासवान बिरादरी को छोड़ करके। तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीट बंटवारे का प्रेशर, देखिए नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सीट को लेकर के। मैं इस सेंस में बोल रहा हूं आपको, मांझी जी 20 सीट मांग रहे हैं किससे? नीतीश जी से थोड़ी मांग रहे हैं, भाजपा से मांग रहे हैं। चिराग पासवान जो मुरेठा टाइट कर रहे हैं वो नीतीश जी से थोड़ी कर रहे हैं, वो भाजपा से कर रहे हैं कि हम 47 सीट पर लड़ेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो सीटों की डिमांड कर रहे हैं वो जदयू से थोड़ी करेंगे, वो भाजपा से कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अलाइज पार्टनर का कोई टेंशन नहीं कि हमको इनको अकोमोडेट करना है। महागठबंधन में ये सिचुएशन है कि तमाम, अभी जो तेजस्वी की आवाज पर बैठक हुई है परसों, उसमें यह आम सहमति बनी है कि हम लोग पिछले बार के चुनाव में जिस तरह लड़े थे, सहनी पिछली बार इधर थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस, राजद और वाम दल पिछले बार के महागठबंधन में थी, अभी सहनी भी है। 2 और नई पार्टियों की एंट्री भी हुई है जिसमें जेएमएम भी है और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है। इनको भी एकोमोडेट करना है। तो यहाँ एक सामान्य सी समझ ये बनी है कि पिछली बार की सीटों की संख्या में हम सबको कुछ ना कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके हम इन नए पार्टनर्स को, नए एलाई पार्टनर्स को हम जो एकोमोडेट कर पाएंगे, है ना। तो भले ही 2-2, 4-4 सीटें दे, लेकिन छोड़नी तो सब। पिछली बार राजद 143 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 143 से 144 सीट पे, तो अभी राजद 143-44 पे थोड़ी लड़ेगी, अभी राजद 130 से 32 सीट पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के बारे में हम लोग शुरू से, मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, कांग्रेस 70 से नीचे आएगी। अलबत्ता उसकी एक शर्त यह है कि सीटें पिक एंड चूज उसकी अपनी होंगी, तो वो कहां से चुनाव लड़ेगी। उसमें वो सीट तो आपको है ही जो 19 उसकी जीती है। 35 पर कांग्रेस पिछले साल 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी 35 सीटों पर, वो सीटें होंगी उसकी प्राथमिकता में, यानी 19 और 35 54, और उसके अलावा 2-4 सीटें और जहां उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है अब राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए। तो ये है, सैनी साहब को भी एकोमोडेट किया जाएगा, डबल डिजिट में उनको सीटें दी जाएगी। माले की सीट बढ़ाने की बात इधर हो रही है क्योंकि माले का स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत अच्छा रहा था। माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ करके 12 सीटें जीती थी माले ने। अच्छा, वहां जो सीटों की समाचार मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक लाइन में, बस एक लाइन में राम प्रकाश भाई। चलिए दूसरे स्पेल में बोल लूंगा मैं, अभी हम लोग जो प्रफुल्ल भाई से बात करते हैं।